हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार आज फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, यानी यह जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, समझे। तो इसमें हम लोग पहले क्या देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन देखते हैं, कैसा मतलब इनका जीवन रहा, कब जन्म हुआ, है ना, जीवन परिचय को देखते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्या है यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे अगर पूछे कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता का लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए इनका नाम क्या है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। इनका पूरा नाम क्या है जी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था जी, इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में आरत दुबे बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश के बलिया छपरा है वो क्या है जी, वहां पर स्थान है, यानी बलिया वो जिला है, वहीं पर इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारत के संस्कृत इतिहास के रचनात्मक क्या है, परिणित है ना। यानी क्या बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो संस्कृत के प्रति झुकाव है ये बहुत मतलब क्या है जी, ज्यादा है ना। यहाँ पर परिणित का मतलब होता है झुकाव, परिणति का मतलब होता है झुकाव, झुकाव। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। बोला कि संस्कृत प्राकृत अवभ्रंश बांग्ला आदि भाषाओं व अनेक साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता को लेकर प्रकट हुआ है। यानी यह जो है ये सभी चीजों का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बांग्ला भी जानते थे, अपभ्रंश यानी हर एक, यानी संस्कृत में धर्म दर्शन यानी जितना भी है वो सब को व्यापकता, यानी इनको बहुत ही अच्छी तरह से क्या था जी, यहाँ पर ज्ञान था। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि वे ज्ञान को बोध और पांडित्य के सहृदयता में ढाल कर ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार को तेजस्विता, कथन के लालायित्य और वंध के शास्त्रीयता का संगम है। यानी ये बोल रहे हैं, यहाँ पे लालित्य का मतलब क्या है जी, यहाँ पे क्या गया लालित्य, लालित्य का मतलब सुंदरता। यानी ये इतना अच्छा से इसका वर्णन करते हैं साहित्य का, वो जो क्या है, बहुत ही मतलब है, इनको जब करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, समझे। यानी जैसे यानी तेज है ना, और ये संगम, यानी संगम क्या है, यानी मिलन है ना। संगम का मतलब क्या होता है, मिलन। यानी बोल रहे हैं कि ये विचार और तेज जैसे इनका विचार और जो कथन है इनका इतना मतलब सुंदरता से मिलाते हैं, इतना अच्छा से मिलाते हैं जिसका क्या है जी, मतलब कोई मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कोई भी मतलब उसका मूल्य नहीं है ना। बहुत मतलब अच्छे से क्या करते हैं, अपना दर्शाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला कि इस प्रकार उसमें एक साथ कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ एकाएक हो उठते हैं। ये जब यानी कहते हैं ना, तब क्या होता है जी, ये कहते हैं देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर थे हम लोग, हाँ। इस प्रकार कबीर, जब ये बोलते हैं तो कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ है ना, ये सब मतलब इनको में एकाएक उठते हैं। यानी जब ये बोलते हैं ना तो लगता है कि मतलब सभी कवियों का एक क्या है जी, कि सभी कवियों को मिलाकर यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनका मतलब सभी के वाणी ये बोलते हैं, है ना।
उनकी सांस्कृतिक दृश्य अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लक्षण नीर संयोग से विकसित हुआ है। इनका कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारा संस्कृति है ना, हमारा भारतीय संस्कृति है, ये कोई एक ही जाति का देन नहीं है ना। अभी हम लोग जानते हैं क्या कि अभी यहाँ पे इटावा में एक घटना हुई थी, है ना। वहां पे एक यादव कथावाचक को वहां के कुछ नाबुद्धि जो ब्राह्मण थे, जिनमें बुद्धि नहीं था, वो लोग जो है क्या किए थे जी, उनको उनका मतलब माथा, उनका शिखा काटकर उनका माथा मोड़कर और एक लेडीज के पैर में झुकाया गया था और उनके ऊपर पेशाब भी मतलब छिड़कवाया गया था, है ना। तो क्यों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक ही जाति का देन नहीं है, लेकिन आज भी भारत में जो है ये बहुत सारे लोग जो है जातिवाद को मानते हैं, है ना। वो सिर्फ कथा कहने गया था बेचारा, और कथा कहने गए थे, वो कथा कहने गए और उनको पे क्या कर दिया सब, मतलब ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार मतलब किया, है ना। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि कोई एक जाति का देन नहीं है, समय समय पर जिसकी आवश्यकता पड़ी उसने मतलब ज्ञान दिया है ना। तो वो कथावाचक जो थे, तो कथावाचक यादव थे, तो क्या वो नहीं दे सकते थे? वो दे सकते थे, है ना। कोई भी जाति का हो, वो कथा, भागवत कथा, गीता, महाभारत, रामायण, कुछ भी का वो मतलब कह सकता है, लेकिन वहां पर जो है ये भेदभाव किया गया और उन कथावाचक के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, है ना। यहाँ तक कि उन पे मूत्र छिड़का गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें समाजवाद यानी समाजवाद है यहाँ पे, है ना। तो ये सब रहते हुए भी आज जो है इतना बड़ा बड़ा घटना हो रहा है, ये सब हम लोग के लिए शर्मिंदगी का है ना। ये सब हम लोग के लिए शर्मिंदगी का बोल सकते हैं कि सब लोग हम लोग शर्मिंदा हो सकते हैं, है ना, कि आज भी हम लोग आधुनिक भारत में भी हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं कि लोग चंद्रमा पहुंच जा रहा है और हमारे देश में ही क्या हो रहा है जी, भेदभाव हो रहा है, जाति पे, धर्म पे, इंसान में हो रहा है। कभी अगर एक इंसान का खून जो है काटने पर लाल ही निकलता है और ब्राह्मण का भी खून काटने पर क्या होता है जी, लाल ही निकलता है। शूद्र का भी काटेंगे तो लाल निकलेगा, और जो ब्राह्मण है अपने आप को कहते हैं क्या कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, अगर उनके ऊपर देखे तो क्या है जी, वहां पे उनका भी अगर ब्लड अगर काटा जाए थोड़ा सा शरीर को तो लाल ही रक्त निकलेगा। जब भगवान क्या है कि फर्क नहीं किए खून में, जब बॉडी के ढांचा बनाने में अलग नहीं किए हैं, तो हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हम लोग एक असभ्य आदमी हैं, है ना, हम लोग सभ्य आदमी नहीं है, समझे। तो इन सब चीजों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और पहली बात और लास्ट बात यह है कि जो भागवत कथा, जो गीता को कहे थे, वो भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण तो भाई जाति से क्या थे, यादव थे। जब वो यादव का क्या थे, यादव थे। अब यादव बोले और यादव का बात यादव नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा, है ना। अब अगर जातिवाद पे आया जाए तो भाई आप लोग भी क्या कीजिए जी, जो मतलब जो जाति के हैं उनका अपना स्मरण कीजिए, भगवान का क्यों करते हैं, कृष्णा जी का, है ना। तो एक मतलब देखिए, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये वर्ड जो है गलत है, लेकिन जो अगर कोई ऐसा करे तो उनको ऐसा ही मतलब बोलना चाहिए। क्या ब्राह्मण तो अपना ब्राह्मण जो भगवान है उनको पूजा कीजिए, है ना। तो इन सब बातों तो अब देखिए, हमारा देश जो है पहला है कि अशिक्षित है, और जैसे ही अशिक्षित ये रहेगा वो क्या करेगा जी, धर्म के समय मंदिर मस्जिद दोनों में रहेगा, है ना। मंदिर के लिए कहीं पे लड़ाई होगा तो मस्जिद के लिए लड़ाई होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए हमारे देश में जो है ज्यादातर क्या बनना चाहिए, ज्यादातर शैक्षणिक स्थान बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज ये सब बने, है ना।
लेकिन हम लोग जो है स्कूल कॉलेज को बनाने न बनाकर उसमें ज्यादा अपनी इच्छा न दिखाकर हम लोग जो है ज्यादा मंदिरों में इच्छा दिखाते हैं, है ना। हम लोग के अपने आने वाले समय में जो हम लोग का जो अगला पीढ़ी आएगा उसके लिए हम लोग को नया नया कॉलेज है, स्कूल है, सरकारी स्कूल में देखते हैं तो हम लोग बहुत व्यवस्था खराब रहता है। उन सबको सुधारने की आवश्यकता है। प्राइवेट में जाइए तो प्राइवेट में पढ़ाई तो भी हल्का देता है, अच्छा, लेकिन क्या होता है जी वहां पे बहुत सारा इतना फीस है कि उसको फीस ही जमा करने में नहीं बनेगा आदमी को, है ना। और यहां तक होता है कि पढ़ाई मतलब 10 तारीख पूरा क्या होता है जी वहां पे फाइन भी लगता है प्राइवेट स्कूल में। तो अगर हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सही करें तो पहला की जातिवादिता खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है जी कि अगर हम लोग शिक्षा व्यवस्था को खत्म करें तो अज्ञानता खत्म हो जाएगी। भगवान का पूजा भी करेंगे और हम लोग में ज्ञान भी रहेगा। भगवान थोड़ी ना ये कहते हैं कि हम लोग खाली हमारे मंदिर में तुम लगे रहो। भगवान खुद कहते हैं कि भाई हम झोपड़ी में रहेंगे, तुम अच्छे से रहो। हम कहीं भी रह लेंगे, पूरा संसार ही उनका है ना। तुम अच्छे से रह लो, इंसान एक अच्छे से रह ले और अपनी समाज को सुधार ले, है ना। भगवान कृष्ण भी आए थे तो समाज के प्रति ही धर्म की स्थापना ही करवाए थे। तो हम लोग को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर हम लोग मंदिर और मस्जिद से ज्यादा लगाव रखते हैं तो हम लोग के आने वाला जो पीढ़ी रहेगा वो बहुत ऐसा दर्दनाक और ऐसा मतलब गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जी, वहां पे वो काम करना चाहिए, शिक्षा के प्रति जाना चाहिए, जाति और धर्म के प्रति नहीं जाना चाहिए। और इतने बड़े विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि ये कोई एक जाति का देन नहीं है। जब जब समय आया, जिसकी आवश्यकता पड़ी, वो क्या आया है यहाँ पर आके दिया है यहाँ पर ज्ञान, और वो हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है जी, रचना है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, है ना। अशोक के फूल क्या है, फिर क्या है देखिए, क्या बोल सकते हैं कि द्विवेदी जी के प्रमुख रचना है वो क्या है जी, अशोक के फूल है। क्या है, कल्प लता है, विचार और क्या जी, विमर्श है, वितर्क है ना, विचार और वितर्क है, कुटुज है ना, विचार और क्या है, क्या है, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की क्या है, कलांतम विनोद, है ना, यह निबंध है ना। पूछ दिया जाएगा कि बताइए प्राचीन भारत के कलांतम विनोद क्या है जी, निबंध है कि क्या है। एक निबंध से लिया गया एक संग्रह है ना। वान भाट्ट की आत्मकथा, है ना, वान भाट्ट की आत्मकथा भी क्या है, इनका ही रचना है। चारु चंद्र लेख पूर्ण निर्वाह, है ना। क्या फिर क्या है, अनाम दास का पोथा, यह क्या जी, अनाम दास का पोथा क्या है कि उपन्यास है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है कि पूछ सके, है ना। सूर साहित्य कबीर, फिर क्या है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, फिर क्या है, कालिदास की लालित्य योजना, है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, है ना। ये देखिए हिंदी साहित्य और उद्भव विकास क्या है कि आलोचना साहित्योपन्यास है ना। संदेश रासक, पृथ्वी राज रासो, नाथ सिद्धो की वाणी, है ना। नाथ सिद्धो की वाणी क्या है, ग्रंथ संप्रदाय है। विश्व भारती शांति निकेतन, है ना। तो क्या फिर क्या है, पत्रिका का संपादन, है ना, संपादन। इतना जो है ये मतलब द्विवेदी जी का रचना है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य
अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि मिली थी, है ना। यानी द्विवेदी प्रसाद को, द्विवेदी जी को क्या क्या मिला था जी? आलोक पर्व पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। भारत सरकार के द्वारा क्या मिला था जी? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। लखनऊ विश्वविद्यालय में इनको डी लिट का उपाधि मिला था। डी लिट का उपाधि का मतलब होता है क्या? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। क्या है जी? इसका डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, है ना। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। विश्वविद्यालय शांति निकेतन विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे, है ना। यानी यह जो है विश्वविद्यालय में काशी हिंदू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये भी काम किए हैं, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में काम किए हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में काम किया, प्रोफेसर भी रहे हैं और प्रशासनिक काम भी ये किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु जो हो गया कब हुआ था जी? 1900 क्या बोल सकते हैं, 89 में हुआ है ना। दिल्ली में निधन हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका जो है मृत्यु कब हुआ? तो जी 1989 80, हाँ सही है ना। दिल्ली में कहाँ हुआ है मृत्यु इनका? तो दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था जी? तो जन्म 1907 में हुआ था, है ना। और मृत्यु कब हो गया था? 1900, देखिए फिर गलत लिखा गया रे भाई, 1989, है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए एक प्रस्तुत निबंध प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है ना। इस ललित निबंध में लेखक के बार बार काटने यानी लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति और की विकास गाथा उद्भव का मतलब कर दिखाया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, यह जो क्या है जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक निबंध है ना। और इसमें जो है ये बताए हैं बहुत ही सहज तरीके से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और नाखून के चलते क्या कर दिए हैं, हमारे पूरे संस्कृति को, पूरे सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से ये यहाँ पर बताने का काम किए हैं। एक ओर नाखून का बढ़ना मनुष्य के आदमी पार्श्विक वृत्त और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। यानी देखिए, जब हम लोग पहले जाएं पीछे प्राचीन काल में बोल सकते हैं, शुरुआत धरती का जब शुरुआत हुआ, जीवन का जब शुरुआत हुआ, तो उस समय जाते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं जी, उस समय हम लोग देखते हैं ना कि वहां पे जो है जाति का जो उद्भव जो है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि मनुष्य जो है एक मतलब क्या था, एक पशु के समान था। पशु जो था तो उस समय जब शुरुआत में था तो उसके पास कोई हथियार तो था नहीं, और जब हथियार था नहीं तो क्या करता है बेचारा अपना, तो उसके पास क्या था, ये नाखून जो है यही क्या था, उसका हथियार था, है ना। इसी से वो शिकार किया करता था। ये नाखून पहले बड़ा बड़ा होता था, है ना। अब तो हम लोग काट लेते हैं तो ना छोटा होता है, अगर छोड़ देते तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। अब उन लोग जो थे ये नाखून से मतलब शिकार करते थे, है ना। नाखून काटना, अगर नाखून को काटते हैं और नाखून को काट काट के जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं और बार बार बढ़ जाता है, बार बार हम काटते हैं, तो इस संघर्ष के बारे में दिखाए हैं, बतलाए हैं कि कैसे मानव संघर्ष करते करते आज मतलब इस इतने बड़े पद पे, यानी इतने बड़े मतलब इतना मतलब सभ्य हो चुका है, इतना अच्छा हो चुका है ना। लेकिन देखिए, हम लोग कितना भी अच्छा हो ले, लेकिन हम लोगों में पार्श्विकता मतलब दिख जाता है, मतलब बैठा हुआ है ना।
ये खून में हम लोग का है। हम लोग पहले जानवर थे तो जानवर के जैसा ही व्यवहार करते हैं। हम लोग जो है हम लोग अपने आप को मानव कहते हैं, है ना, सभ्य कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है सभ्य नहीं है, समझे। सभ्य का मतलब होता है कि दूसरे के दुखों को देखकर उसके दुखों में सम्मिलित होना, उसके दुखों के साथ में अपनी अपने अपने आप को सम्मिलित करना, है ना, और उसको दुखों को बांट लेना होता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से जलते हैं कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो एक काम कर रहा है ना। इसके इसके चलते हम लोग क्या करते हैं जी, वहां पे उसको जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और जलते हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। और ये लड़ना झगड़ना क्या सिखलाता है हम लोग को, कि हम लोग बतलाता है कि हम लोग पहले क्या थे, जानवर थे, है ना, और वही जानवर के जैसा आज भी हम लोग लड़ा करते हैं, समझे। तो यही बता रहे हैं कि पाशविकता यानी आदमी की प्रावश्यकता क्या है, आदमी क्या है, आदमी आदिम पाशविकता को मतलब ये मतलब बतलाते हैं कि संघर्ष और चेतना के प्रमाण को देते हैं। दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना की निरूपित करता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजन शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है ना। मानव को क्या किया है जी, मतलब है दिशा को निरूपण करने में, यानी दिशा को दिखाने में क्या किया है वहां पे, है ना, यानी अलंकृत करने का मतलब क्या होता है, संवारना, है ना। मानव कैसे अपने आप को संवारता है, कैसे अपने संस्कृति की ओर, अपने संस्कृति की ओर चेतना को बढ़ाता है, कैसे अपने आप को मतलब सुलझाता है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। यह हिंदी नई पीढ़ी सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना, संस्कृति, आत्मगौरव का भाव मतलब जगाता है ना। यह जो निबंध है यह क्या करता है जी, सौंदर्य बोध को दर्शाता है, इतिहास चेतना कैसे हम लोग पहले थे अब कैसे हैं, कैसे कैसा हम लोग का संस्कृति है, आत्मगौरव के बारे में भी क्या करता है, ये बतलाने का कार्य करता है। तो एक था क्या, हजारीप्रसाद द्विवेदी का क्या बोल सकते हैं इसको, ये जीवन परिचय है ना। अब हम लोग चलते हैं नाखून क्यों बढ़ता है, कहानी की ओर चलते हैं, हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं, है ना। कहानी नहीं बोलेंगे, निबंध है ना। तो अब चलते हैं हम अपने एक निबंध की ओर, समझें। देखिए अब यहां शुरू होता है नाखून क्यों बढ़ते। पहले हमने बता दिया आपको कि नाखून जो है वो पाशविकता का निशान, ठीक है। यानी पशु हम थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक हम बता दिए हैं हजारीप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, है ना। अब देखो बच्चा है भाई, तो बच्चा है तो वो बातें ऐसा करेगा कि आप लोग को हम लोग को बुझाएगा नहीं करेगा क्या वो कह रहा है बेचारा, है ना। बच्चे के आधा बात तो समझ में नहीं आता है और वो प्रश्न ऐसा करते हैं और हर एक बात पे प्रश्न करते हैं, है ना। आप लोग अगर बच्चे के साथ बैठे उठे, है ना, अगर उनके साथ रहते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि वो बच्चे जो है, और या आप भी बच्चे होंगे तो अपने पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से तरह तरह के बातें किया करते थे, है ना। और एक बात और बता देते हैं कि एक दादा का जो दूसरा जन्म होता है वो पोते के रूप में होता है ना। तो कोई भी बच्चा हो अपने दादा और दादी का थोड़ा सा सेवा ज्यादा करे, है ना, उनके साथ लगाव ज्यादा बढ़ाएं, है ना, ज्यादा लगाव रखें, क्योंकि वो जो है आपके बाप के भी बाप है ना, समझे। तो वो क्या चाहते हो, और उनको बुढ़ारी में क्या चाहिए, उनको खुशियां चाहिए, क्या चाहिए जी, खुशियां चाहिए। तो उनको खुशियां कैसे मिलती है, जब उसकी उनके पोता उनके पोती जब उनसे बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको कहना कहते हैं, उनको उनका ख्याल रखते हैं, है ना। तो क्या होता है ना कि उनको उन लोग को मतलब संतुष्ट कर, चलो भाई इतना हम किए, ये हमारा आज फल मिल गया है ना। लेकिन अगर कोई
बच्चा जो होता है अपने दादा दादी से ज्यादा कहना नहीं करता है, उसके उनसे उनके बातों को नहीं मानता है, उनके पास समय को नहीं बिताता है ना। तो एक होता है ना अलगाव, मतलब दूरी मतलब महसूस होता है ना। तो कोई भी बच्चा हो अपने दादा दादी के साथ ज्यादा मतलब थोड़ा सा टाइम को स्पेंड करें, और उनके बारे में, उनके थोड़ा सा तकलीफों के बारे में, बुढ़ारी का समय होता है तो तकलीफों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, है ना। तो चलिए, बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत समझते हैं अच्छा से, ठीक ना। फिर क्या है, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, चक्कर में डालने वाली प्रश्न कर बैठते हैं, है ना। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव, मतलब अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है ना। वैसा पिता जो कि भाई ज्यादा न पढ़ा लिखा है और न ज्यादा मतलब कुछ उसको ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं है। अगर मान लीजिए उन लोगों से अगर उसके बेटा जो है कोई अगर सवाल कर दिए, तो सोचते हैं कहा बताएं कहा ना बताएं, है ना। ऐसा मतलब सोचते रहते हैं, है ना। तो उनके पास उसका जवाब नहीं होता है। मेरी बेटी, लेखक बोल रहे हैं कि मेरी बेटी है ना, सॉरी भाई, मेरी बेटी नहीं है, मेरी छोटी लड़की उनके बेटी ही है ना। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच नहीं सका। अब एक आदमी कोई आया पूछ दे कोई सवाल, अब वो सवाल को कभी माइंड में हमारा चलता ही नहीं है, तो कैसे हम लोग जवाब देंगे जी, है ना। लेखक के साथ वही है, वो आते हैं और उनके बेटी रहती है, पूछ देती है कि पापा बताइए कि नाखून क्यों बढ़ता है, ये इसको काटते भी हैं फिर भी बढ़ जाता है, ऐसी आखिर ऐसा क्यों होता है ना। देखिए, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, है ना। देखिए, अगर नाखून जो होता है देखने की हर तीसरा दिन काटते हैं और लगले 2-4 दिन के बाद फिर क्या हो जाता है जी, बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर 2-4 दिन काटते हैं, फिर 2-4 दिन का होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि भाई 2 दिन में काटते हैं तो बढ़ जाता है, स्कूल में जाते हैं पिटा जाते हैं, है ना। तो अब ये बोल रहा है, मतलब कहने का ऐसा मतलब था, है ना। तो यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि अगर हम लोग काटते हैं फिर 2-3 दिन के बाद बढ़ जाता है, और हर एक माँ बाप जो होता है उसको डांटता है कि तू देखो नाखून बढ़ गया है, काटो, क्यों नहीं काटोगे, बहुत सारे गंदगी है ना, बहुत सारे मतलब बातें कह के उसको कटवाते हैं लोग, समझा। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार क्यों इस प्रकार बढ़ता है ना। नाखून अभागा ही नहीं, जब ये बड़ा होता है हम लोग काट देते हैं, जब बड़ा होता है हम लोग काट देते हैं, है ना। अब इसको हम लोग बार बार काट भी रहे हैं, बेलज बोलो या बेहाया बोलो या जो बोलो, है ना। ये बेचारा नाखून जो है बेहाया की तरह, बेलज की तरह आप उग जाता है फिर से दोबारा, है ना। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अगर इसको काट देंगे तो आराम से, कहीं हल्ला करता है नहीं ना। नाखून बढ़ गया उसको काट दिए तो हल्ला नहीं ना करता है जी, वो क्या करता है, वो अपना ऐसे मतलब बढ़ते रहता है, मतलब फिर से क्या करता है, कहता है कि अगर तुम काट दिया हम फिर से बढ़ेंगे, है ना। तो फिर से क्या करता है, बढ़ता है, समझे। पर निर्लज्ज अपराधी की बातें फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, जैसे फिर से 2 दिन हुआ अब फिर से बढ़ना हो जाएगा। कैसे होता है वो निर्लज्ज, बेहाया, बेहरम, है ना, बोल सकते हैं उसको। तो वो जो होता है वो क्या करता है, अगर हम लोग किसी को मारते हैं, किसी को डांटते हैं, अगर हम किसी को मारते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को हम लोग बोलते हैं, तब वो क्या होता है ना, अगर वो चला गया एक बार तो सही है, लेकिन फिर वो बार बार आ जाता है, एकदम निर्लज, तो एकदम निर्लज हो गए भाई वो, है ना। ये बेकार हुआ, छोड़ दो बैठे तुम जी, समझे। तो वैसे ही क्या है जी, नाखून है, काटते भी हैं फिर बढ़ जाता है, काटते हैं बढ़ जाता है भाई, क्यों, है ना।
आखिर ये इतने बेहया क्यों है? बोले कि इतना बेहया कोई हो सकता है जी कि बार बार हम किसी को माने, कोई आदमी है आपके पास, को भगा रहे हैं फिर से वो आ जा रहा है, भगा रहे हैं फिर से वो आ जा रहा है, इतना बेहया कोई हो सकता है? थोड़ा सा भी उसको शर्म नहीं आता है? थोड़ा सा भी लाज नहीं लगता है? थोड़ा सा भी उसको मतलब डर डर भी तो होना चाहिए। लेकिन ये नाखून को कुछ नहीं रहता है, काटो बढ़ जाता है, काटो बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ना? ये जो है मतलब लेखक जो है जैसे उनका बच्ची जो है पूछे, उसके बाद जो सोचने लगते हैं, है ना। अब देखिए आगे, कुछ लाख साल ही, कुछ लाख ही वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, है ना। कुछ लाख साल पहले, हम जानते हैं कि आज से मॉडर्न मानव, जो आधुनिक मानव का विकास हुआ है, आज से 40,000 साल पहले हुआ है ना। और हम लोग खेती बाड़ी का शुरुआत कब किए हैं जी? तो 10,000 साल पहले किए हैं, ठीक है। तो जो आधुनिक मानव का शुरुआत हुआ उससे पहले, यानी लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले अगर हम लोग जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मनुष्य था वो कैसा था जी? वन मानुष के जैसा था, जंगली था, है ना। जंगली था, उसको कोई मतलब कपड़ा पहनने का न उसमें सभ्यता था, न कुछ था उसमें, है ना। समझे? तो एक वन मानुष की तरह रहा करता था, उसे नाखून की जरूरत थी। 1 लाख साल पहले कोई भी उपकरण नहीं था, नहीं हथियार था, कोई भी मतलब तलवार न था, न बंदूक था, कुछ भी नहीं, न भाला था, न गरासा था। अब जंगली जानवर तो रहते हैं जंगल में, जब जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, अब क्या होगा जी? वहां पे जंगली जानवर है और उसके पास आप भी हैं और आपके पास वो हथियार नहीं है, आप कमजोर पड़ते हैं, क्या कर जाएगा? आपको कमा के खा जाएगा। तो उसी से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या था जी? जरूरत था नाखून। नाखून एकदम जरूरत था। नाखून अगर नहीं रहता तो जंगली जानवर उसको क्या करता जी? मार के खाता। और इसका नाखून था तो क्या जानवर से लड़े तो उसके चमड़े को पकड़ के खींचता था तो फट जाता था, दर्द होगा तो फिर भागता था, या तो उसको मार के लोग खा जाता था। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। जो वन मानुष के रूप में रहते थे, जो पहले जो 1 लाख साल पहले थे जो आदमी, उनके पास नाखून न होना ये बहुत ही निंदनीय था और बहुत ही मतलब डरावना था। ये बोल सकते हैं कि उनके पास अगर नहीं रहे तो शिकार कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, किसी को मारेंगे कैसे, है ना। ये सब की बातें थी। मनुष्य जो है कहा यहाँ पर क्या है? वन मानुष की तरह है, वो सभ्य नहीं है, उसके पास कोई संस्कृति नहीं है, उसके पास कोई मतलब मर्यादा नहीं है, ना उसके पास पहनने के लिए कपड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है। अब देखो, असल में वह उसके अस्त्र थे। अस्त्र बता, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पहले वाले जो थे उनके पास क्या था जी? नाखून ही उनका अस्त्र था, नाखून ही उसका हथियार था, नाखून ही बोल सकते हैं उसके, तलवार भी बोल सकते हैं उसको, तलवार था, अस्त्र शस्त्र जो भी बोलो, है ना। तो ये नाखून से ही वो अपना क्या कर पाते थे? रक्षा कर पाते थे। अगर नाखून नहीं होता तो क्या कर पाते? वो रक्षा नहीं कर पाते अपना, कोई भी आता मार के चला जाता, है ना। तो उनकी जरूरत थी, है ना। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। अब बताइए, अगर हम लोग लड़े, आदमी उस घड़ी लड़ता तो क्या दांत से ऐसे करके काटता? नहीं ना, पहले पकड़ता, धर के चीर देता उसको। मान लो वो सियार आया, नाखून नहीं रहता, वो हम लोग काट देता। अब वो आएगा तो क्या करते? पकड़ेंगे, धर के चीर देंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब उनका स्थान था पहला, क्या नाखून का पहला ही स्थान था। उन दिनों उसे क्या था? जूझना पड़ता था, है ना। प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था। नाखून के लिए, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, है ना। आदमी जो है
पहले नाखून का उपयोग करता था, फिर जो है जैसे जैसे वो आगे में बढ़ा वो बाहरी चीजों का मतलब सहारा लेने लगा वो लोग। जैसे में देखेंगे तो पहले क्या किया जी, बांस के लकड़ी जो था, लकड़ी वाला लिया, लकड़ी वाला लेकर क्या किया, उससे मतलब शिकार करना शुरू किया। फिर जो है वो जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो पाषाण काल जो होता है वहां पे क्या होता जी, पत्थर से मतलब हथियार बनाए थे लोग, नुकीले हथियार बनाए थे, है ना। पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले का काम में लाने लगा, है ना। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे, है ना। वहां भी राम जी का जो वानर सेना जो था वहां भी जो है अस्त्र कैसा था जी, वही लकड़ी वाला, और क्या था उसमें जो पत्थर से जो बना था तलवार वार, उसमें मतलब जो नुकीला तलवार तो नहीं बना सकते हैं पत्थर से, सॉरी, है ना। जो नुकीला औजार बनाता था उसी से मतलब वो भी लड़े थे, है ना। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। और याद रखिए, जब मान लीजिए कोई मर गया या जानवर कोई था तो बड़ा बड़ा हड्डी होता था, हड्डी क्या होता था जी, बरियार होता था। तो उन लोग जो है हड्डी का भी हथियार बनाना शुरू कर दिए। हड्डी का हथियार जो होने लगा वो नाखून ही सबसे बरियार था, ठीक है। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवता के राजा का वज्र, है ना। राजा का एक क्या था, वज्र, जो क्या था दधीची मुनि, एगो दधीची मुनि जो थे, है ना, इनके शरीर के हड्डी से क्या बना था, जो एक बना था वो क्या अस्त्र बना था, है ना, धनुष लगभग बना था। समझे कैसे, इसका कहानी एक अलग है, समझे कि दधीची मुनि को लोग बोला कि भाई अपना हड्डी दीजिए उनका, क्योंकि हड्डी जो था वो वज्र के हो गया था, लगभग किनके से, कोई देवी जो थी वो मतलब उनको वरदान दी थी, है ना। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक। तो देखिए मतलब दधीची मुनि जो थे यह क्या थे जी, मतलब ये एक ऋषि थे, तो इन्हीं के हड्डी से ये बना था। कोई देवी जो शराब मतलब इनको वरदान देती कि तुम्हारा शरीर जो है वज्र का हो जाए, तो यही देवता लोग मान रहे थे कि अपना हड्डी दे दीजिए, उसका हम लोग बनाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, है ना। मनुष्य और आगे बढ़ा। मनुष्य देखो, मनुष्य जो है वो कभी रुकने वाला नहीं है। आज इस पैमाने पे पहुंच गया है कि टेक्नोलॉजी हो गया है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप घर पर से वहां पे पढ़ रहे हैं, है ना। आगे दिन में और ये विकास करेगा, एक ऐसा विकास करेगा, हो सकता है कि हम यहाँ रहे और आपको सीधे लगे कि हम आपके पास हैं, है ना। ऐसा तो अभी हो ही रहा है कि हम यहाँ पे हैं और लग रहा है कि पास है। तो एक और भी मतलब हो सकता है कि और भी विकास करे और भी अच्छा अच्छा नया नया टेक्नोलॉजी लाए, है ना। और भी अच्छा अच्छा बारूद बम लाए, जिसको से एक बार में धरती विनाश, जिसे धातु के हथियार बनाए। और आगे बढ़ा आदमी और आगे बढ़ा और बढ़ क्या किया, हथियार बनाना शुरू कर दिया। समझे, वो हथियार को बनाया, है ना। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजय हुए। अब बताइए, एगो हड्डी के होगा अस्त्र शस्त्र, आइए वो क्या होगा, एगो था वो लोहा के, तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा भाई, मनुष्य जीतेगा ना, मतलब लोहा जीतेगा ना। एक लोहा मारे तो एकदम कई वो हड्डी टूटेगा पता नहीं चलेगा, है कि ना। तो यहाँ पर क्या था जी, मतलब वहां पे जिनके पास क्या था, लोहे का अस्त्र और शस्त्र था, वो विजय हो गए। देवता के राजा तक को मनुष्य के राजा के लिए, राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र मतलब अस्त्र थे, है ना। यहां तक कि बोले तो देवताओं को भी क्या करना पड़ता था जी, यहाँ पे सहायता लेना पड़ता था। देवता भी मनुष्य का सहायता लेने लगे। क्यों सहायता लेने लगे, क्योंकि इनके पास तो लोहे का अस्त्र था, है ना, लोहे का हथियार था। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी,
पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुरों के पास जो असुर थे, तो दानव थे, उनके पास विद्या तो बहुत था, लेकिन उनके पास लोहे का शस्त्र नहीं था, हथियार नहीं था। और जब उनके पास लोहे का हथियार नहीं था ना, तब क्या हो गया था उनके पास, वो बेचारे हार गए थे, है ना। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य लोग जो हैं, आज से लगभग बहुत साल पहले हमारे इंडिया में आए थे, है ना। उन लोगों के पास जो है हथियार भी था, लोहा वाला, और घोड़ा भी था, जिनसे क्या करते थे, वो आराम से युद्ध लड़ा करते थे, है ना। आर्य विजय हुए, क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार था, लोहा का, बरियार था, धातु का था, घोड़ा था, जिससे चल के वो मार सकते थे, है ना। एगो पैदल आ रहा है, वो घोड़ा से आ रहा है, घोड़ा वाला क्या करेगा, तेजी बढ़ेगा, मारेगा, छप्पा क्या हो जाएगा, उसका मुड़ी खत्म हो जाएगा, और नीचे से ऊपर मारे में बल लगता है ना जी। तो क्या हो गए, आर्य विजय हो गए, दानव लोग हार गए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया, फिर आगे में इतिहास बढ़ता गया, इतिहास बढ़ता ही चलता है ना। आज इतिहास जो है वो क्या है, आज हम जो कर रहे हैं वो कल इतिहास बन जाएगा, कल जो करेंगे वो परसों इतिहास बन जाएगा। ऐसे इतिहास क्या होता है जी, बढ़ता रहता है, और गति से इतिहास बढ़ा। नाग क्या जी, नाग हारे, क्या है, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, है ना। लोहे के अस्त्रों के ने बाजी मार ली, लोहे के अस्त्र के सामने सब लोग हारते चले गए, है ना। इतिहास आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ जी, पीतल वाले बंदूक ने, कारतूत ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयान ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घिसटा है, यह सब मालूम है ना। आज हम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे अंक हैं, है ना। हम लोग के पास अगर युद्ध होता है तो मानव के लिए क्या हो जाता है जी, दर्दनाक हो जाता है, समझे। कुछ लोग, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि बिना उसको लड़ने मन ही नहीं लगता है। लड़ाई होगा तो क्या होगा, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग ही मारे गए, बहुत सारे जो हैं वो दोषी लोग तो थे, कुछ दोषी लोग आए, कुछ आतंकवादी लोग आए जो निर्दयी थे, क्रूर थे, आए वो लोग, वो किसके कहने पे आए, किसके कहने पे नहीं आए ये भी पता नहीं है ना। वो लोग, हम इंडिया लोग जो है वो उसको मारने लगा, पाकिस्तान एक्शन ले लिया, है ना। उसको बुझाता ही नहीं है कि अरे बाप बाप होता है भाई, है ना। चाहेगा तो एक दिन में पाकिस्तान पूरा खत्म कर देगा, लेकिन मान लो पाकिस्तान तो खत्म कर देंगे एक दिन में, इंडिया के पास इतना ताकत है कि एक दिन में, एक दिन 24 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मासूम भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे उनको पता नहीं, वो भी जन्म ही नहीं लिए होंगे, वो भी माँ के कोख में ही होंगे, उनको क्या पता है कि हम कौन से मुल्क में हैं, उनको क्या पता है कि हम कौन से धर्म में हैं, उनको क्या पता है कि हम किस मतलब बिरादरी में है ना। ये बहुत सारे मासूम का भी मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग जो है विकास के नाम पे बहुत खराब किए हैं। विकास ये नहीं होता है कि मानव की क्षति हो, विकास ये नहीं होता है कि हम अपने पर्यावरण को खराब कर दें, विकास ये नहीं होता है कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बहुत सा क्षति पहुंचाएं, है ना। विकास ये नहीं होता है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरों को हानि करें, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, ये विकास नहीं होता है। विकास का मतलब ये है कि हर एक मानव, हर एक जीव, पर्यावरण सब यहाँ पे अच्छा रहे, वो विकास है ना। अगर हम लोग बोल सकते हैं आज के जमाने में कि विकास क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि अपने पैर को काट के मुड़ी में जोड़ दो, यही विकास हो रहा है। हम लोग क्या है, पूरे दुनिया में यही विकास हो रहा है। बम गिरा रहे हैं, पूरा बम क्षति इतना हो रहा है, तापमान इतना बढ़ जा रहा है ना।
ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया है। समझे? तो हम लोग ये विकास नहीं कर रहे हैं, एक तरह से विनाश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इजराइल और ईरान में जो युद्ध था, वो तीसरा विश्व युद्ध के मतलब रूप लेने वाला था। पता नहीं खत्म हुआ कि नहीं होता, हमको जानकारी नहीं मेरे पास है ना। अमेरिका वहां पे हस्तक्षेप करने लगा। अरे बैताल वहां पे जाकर समझाओ, युद्ध को शांति करवाओ। अगर दो लोग आपस में मतभेद करके लड़ना शुरू कर दे रहे हैं तो उनको समझा के अलग किया करो, क्यों उसको लड़ाने के फेर में रहते हो। तो अमेरिका का एकदम कूटनीति बहुत खराब है, दो को चाहता है कि हम लड़वा दिया, हम शांति रहे। फिर उनको अपना सेना भी मतलब उतार दिया था। तो उससे खराब देश हम कर नहीं सकते हैं। वो भाई तुम मानव सभ्यता पे क्या मतलब मानव सभ्यता मानव के लिए क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा देश क्या यहाँ पे लोग मरेगा तो तुम्हारे यहाँ क्षति नहीं होगा, है ना। तो आज हम लोग विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। पेड़ पौधे इतने काटे जा रहे हैं, इतने काटे जा रहे हैं, इतने काटे जा रहे हैं कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है ना। एक हमारे बिश्नोई परिवार के थे, अमृता बिश्नोई, वो पेड़ को काटने के लिए अपने कट गए और यहाँ लोग पेड़ को काटे जा रहा है। तेलंगाना यहाँ पे हैदराबाद में ना था, हैदराबाद में देखे हम लोग क्या, वो मुख्यमंत्री जो थे वो इतना निर्दयता काम किए, इतना निर्दयता काम किए कि वो लोग जो है वो मतलब पूरे मतलब पेड़ को काटने लगे। वहां के जो जीव था वो रोने में चला लगा, बंदा जो था उसका कपार फूटा हुआ था, बेचारा रोने लगा था, अपने बच्चे को साथ कर आगे में बढ़ने लगा था। और हम लोग कहते हैं कि हमें विकास कर रहे हैं, है ना। ये विकास नहीं है, ओरिजिनली विनाश। पेड़ पौधे काट देंगे, वो बेचारा रहेगा कहाँ पे? कभी सोचते हैं हम लोग? ये हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, सोच पाते हैं। समझ, दूसरों को सिर्फ क्षति करते जाते हैं हम लोग। तो ऐसा करना हम लोग के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। पर्यावरण हम लोग का खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है कि जिसका कोई मतलब विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कूलर लगा लिए, एसी लगा लिए, पंखा लगा लिए, बैठ के आराम से रूम में पैक रहते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। ये हम लोग बम बारूद इतना जितना बना रहे हैं, इतना इतना कीचड़ फैला रहे हैं हम लोग, विकास के नाम पे जो विनाश कर रहे हैं, देखना पड़ेगा इसको, है ना। परमाणु बम सब देश बना रहा है, क्यों बना रहा है? कभी क्वेश्चन कभी किसने किया कि क्यों परमाणु बम बना रहे हैं हम? हर एक देश को मीटिंग करके पूछना चाहिए दूसरे से, हम लोग क्यों बना रहे हैं परमाणु बम? परमाणु बम इसलिए बना रहे हैं ना कि किसी पे मार दे और मार के उसकी जनसंख्या खत्म कर दे। कभी सोचे हैं कि उसमें कितना मासूम होता है, किसने मासूम का उसमें जान जाएगा, कितने आने वाला पीढ़ी जो है उसको दिक्कत को सामना करना सोचे? कभी हम नहीं सोचते। बारूद बनाओ, मारो, ढेर करो, कौन मर रहा है कौन न मर रहा है पता नहीं, है ना। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर मानवता के बारे में जाए तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक मानव बनना बहुत 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 तकलीफ, बहुत मतलब क्या बोलते, बहुत मतलब बन ही नहीं सकते हम लोग मानव, है ना। चलिए आप हमसे है ना बड़ा दिन ज्यादा निकलता है। अब देखिए नखधर मनुष्य अब एटम बम बता देना कि एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। अब कोई बात होगा, पाकिस्तान तो बात बात पर धमकी देता कि हम मार देंगे एटम बम। अरे कहाँ मारोगे भाई एटम बम तुम, है ना। क्या मारोगे परमाणु बम? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है ना। अरे एक इंसान हो, इंसान बनो, इंसान बन जाओगे तो अपने आप ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ना युद्ध होगा, ना हम लोगों में ईर्ष्या रहेगा इंसान बनने का। अगर हम लोग इंसान नहीं रहेंगे, जानवर रहेंगे,
पाशविकता का यानी पशुओं का हम लोगों में बहता रहेगा, खून में बहता रहेगा चिन्हासी, तब क्या रहेंगे हम लोग जी, वहां पे हम लोग लक्षण दिखाते चलेंगे कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसी पे। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब प्राकृतिक क्या, अब भी प्राकृतिक मनुष्य को इसके भीतर वाले अस्त्र को उससे वंचित नहीं किया है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून भुलाने क्या है, नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंत वाली नख दंत दंतवत लंबी जीव हो, है ना, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले, है ना, तद किम, है ना, क्या है जी, तद किम, समझें। तब बोल रहा है कि तो फिर क्या, है ना, तद किम का मतलब तो फिर का। मैं हैरान होकर सोचता हूं मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है ना। किसी दिन कुछ थोड़ी लाख वर्ष पहले देखो, अगर हम लोग नाखून न काटे या बच्चा नाखून न काटे तो हम अपने बच्चे को या अपने भाई को बहन को डांटते हैं, क्यों नहीं काटते हो, काट लिया करो, खराब लगता है ना। फिर क्या जी कि और यही बात कुछ साल पहले अगर अब कोई बच्चा अपने नाखून को काटता था तो उसके माता पिता डांटते थे कि तुम नाखून क्यों काट रहे हो, है ना। लेकिन प्राकृतिक है कि वह अब भी नाखून को क्या जिलाया जा रहा है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटा जा रहा, मतलब काटते जा रहा है ना। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र, मनुष्य को उससे अच्छा शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है ना। नाखून क्या होता है, नाखून अंधा है, नाखून क्या जान रहा है बेचारा कि इसको मिल गया है इतना बड़ा बड़ा जो दुनिया को विनाश कर सकता है, इतना इतना बड़ा, इतना खतरनाक इसको मिल गया है कि ये नहीं मतलब बोल सकते हैं, है ना। ये नहीं जानता है बेचारा, ये नहीं जानता कि तुम्हारे पास क्या मिल चुका है, ये एक मतलब क्या है, ये अंधा है बेचारा, इसको नहीं दिख रहा है कि तुम क्या 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 कर चुके हो। ये जैसा था पहले वैसा बढ़ रहा है अभी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। बात सही है, नाखून को वो लोग नहीं चाहते हैं, है ना, है ना, बड़ा है। उसके भीतर बर्बक युग का कोई अवशेष रह जाए वह उसे क्या असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटती कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। बताया भी ना कि मनुष्य को नाखून तो काट दे रहा है, नाखून काट कर यह साबित कर रहा है कि हम पशु नहीं हैं, लेकिन आज भी उसके नेचर में, स्वभाव में नाखून को काटने से नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, आज भी उसके नेचर और स्वभाव में पशुओं का लक्षण दिखता है। नाखून काटने से या कोई और चोला पहनने से, शेर का चोला पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है। ये इसी प्रकार नाखून काटने से किसको सभ्य नहीं हो जाएगा, सभ्य उसके आचरण में आना चाहिए, उसके नेचर में आना चाहिए सभ्यता, है ना। अब उसके बाद देखिए तो क्या बोले, बढ़ता है जंगलियता, बढ़ नहीं घट नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही तो हुआ है ना। जैसे हम लोग जानते हैं हिरोशिमा वाला कांड, वहां पे कौन, अमेरिका ही ना मारा था जी, बम एक मारे था, परमाणु बम। बताइए आज भी वहां लोग हल्का लंगड़ा लीला पैदा होता है। कितना, अगर वहां पे जो मरा होगा, छोटे छोटे बच्चे मरे होंगे, क्या वो लोग जान रहे हो कि हमसे वहां पे युद्ध हो रहा है, नहीं ना जा रहे थे, उन लोग को बेचारे को मरना पड़ा उससे, कितना घटिया काम हुआ था, है ना।
इसलिए हम कहते हैं कि आज विनाश नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। समझे? ये फिर बोला कि यह तो उसका क्या है, नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर दिखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाश्विक वृत्ति के जीवित प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है ना। और ये नाखून दर्शाता कि तुम अभी पशु से मनुष्य नहीं बन चुके हो, तुम पशु ही हो, है ना। अब यहाँ पर कुछ हजार साल पहले नाखून मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वह क्या है, वातस्यान के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम है ना, जम में सवारता था। उसके काटने की कला काफी मनोहर क्या मनोरंजन बताई गई है। त्रिकोण, वर्तु का क्या है, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृति के नाखून उन दिनों क्या विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे, है ना। एक जो है सुकुमार विनोद, है ना, यह जो है एक काम सूत्र से, यानी यह जो है वात्स्य यान, है ना, यह एक काम सूत्र का किताब है ना। तो यह जो है आज से 1000 या 2000 साल पहले की बात बताता है कि उस समय भी नाखून को काटा जाता था, और वो नाखून काटने का अलग अलग आकार होता था। त्रिकोणा भी होता था, वर्तुलाकार होता था, चंद्राकार और दंतुला भी होता था, है ना। और उस दिन भी लड़कियां जो है अपने मतलब शौक श्रृंगार वहां पे क्या करते थे, समझे। उनको बताइए ना रहा है, उनको सींच कर है ना, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर है सी कथक, यहाँ पे क्या है सी कथक, यानी मुंह और क्या है अल्तक, यानी आलता से यत्न पूर्वक रगड़कर क्या है मतलब है लाल और चिकना बनाया जाता था। वहां पर जो है मोम और क्या है मोम और जो है आलता से रगड़ कर क्या किया जाता था जी, वहां पे उसको लाल बनाया जाता था, है ना। फिर क्या है मतलब गौर देश के लोग उन यानी गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, और दक्षिणात्मक लोग छोटे नखों को, है ना, यानी गौर देश के लोग जो थे बड़े बड़े नाखून को मतलब चाहते थे, और जो मतलब दक्षिण वाले लोग जो थे ना वो क्या करते थे, छोटे छोटे नाखून को मतलब रखना चाहते थे। अपनी अपनी रुचि है, कुछ भी रख सकते हैं। कोई बड़ा रखता है, अभी भी तो है, कोई बड़ा रखता है, कोई छोटा रखता है, कौन भाई जानता है ना। अपना अपना मन, देश की भी और क्या है देश की भी और काल की भी, है ना। लेकिन समस्त्र, समस्त्र क्या है जी, अधोगामिनी, है ना। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे क्या नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने क्या है मनुष्य चिंत बनाया है। यह बात चाहूं तो भी भूल नहीं सकता हूं, है ना। यानी ये बोल रहा है कि भारत जो भारत है ये जो है मतलब क्या है, ये जो है चिंता युग बनाया है ना। और यहाँ पर जो भी है, यानी यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ पर जो भी मतलब चाहता है वहां पर क्या करता है जी, वहां पे पाता है ना। भारत ने मनुष्य चिन्ह बनाया, और यह बात कोई नहीं भूल सकता है, समझे।
आगे क्या है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञान का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी क्या है अभ्यास अन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतः एवं शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियां अनायास ही और उस शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करते हैं, है ना। यानी बिना कोई बहुत सा, देखिए दीर्घ काल से ही हम लोग को जीव विज्ञानी जो है वो पता लगाते हैं, बताते हैं कि बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसा अंग भी है जो बिना कोई प्रयास के, बिना कोई मतलब फोर्स लगेले ही क्या करता है जी, वो काम करते रहता है ना। और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। ये हम लोग जानते हैं कि कैसे बढ़ रहा है, अपने बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना। केस का बढ़ना, दांत का क्या होना जी, दुबला होना, दिखने में अच्छी लग रहा है। दांत का दोबारा और तिबारा क्या होना जी, मतलब उठना, है ना। फिर क्या है, मतलब पलकों का गिरना, पलक देखते हैं हम लोग क्या कर देते हैं जी, देखो दांत का दोबारा आना क्या होता है, ये मतलब तीसरा है। और चौथा क्या है जी, पलक अपने आप गिरते रहता है, समझे ना। तो ये सब क्या है, अपने आप होता है। और जो हमारे पेट में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खून का परिवहन होता है, उसमें भी अपने आप ही वो काम होता है। असल में क्या है जी, सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही भी कहते हैं, मतलब ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की मन और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी, है ना। यानी जो ऐसा होता है कि जो अपने आप बढ़ता है, अपने आप काम करता है, उसको पर अगर शरीर ध्यान दे तो हो सकता है कि हम लोग को अपने प्रवृत्ति को पहचानने में क्या हो जाता जी, आसान होता। पर कौन सोचता है ना। सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्त है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है ना। यानी यह जो है नाखून बढ़ता है, ये क्या है जी, पशुओं का, यानी हम लोग पहले पशु थे, इसका यह प्रमाण दिया जाता है, ठीक है। उसने उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उनकी मनुष्यता की निशानी है ना। यानी हम लोग जब काट देते हैं तो क्या समझते हैं जी हम लोग, कि हम लोग ये मनुष्य हैं, है ना। और यद्यपि पशुओं के चिन्ह उनके भीतर रह जाए तो वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए, है ना। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की क्या है, विरोधनी है ना। यानी बोल रहा है कि यह अस्त्र जो है अगर हम ये बढ़ाएं तब क्या है जी, हम लोग मनुष्यता नहीं, मनुष्य नहीं है। या कोई भी अस्त्र हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो हम लोग मनुष्यता नहीं है ना, मानवता नहीं है, समझे। क्योंकि अस्त्र जो होते हैं हमेशा हम लोग के लिए और पर्यावरण के लिए क्या होता है जी, खतरनाक ही होता है, वो तो अच्छा होगा नहीं, ठीक है। अब जो है कि मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है ना, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है। मेरी क्या जी, निबोध बालिका यानी निबोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ता है, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है।
है ना। अगर देखो क्या बोले, वो एक छोटी सी लड़की जो है पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो अपने पापा से नहीं पूछी, समझो कि वो क्या पूछ दी, एक मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर दी कि पापा बताइए कि ये नाखून क्यों बढ़ता है, तो पापा से नहीं पूछी है, तो पूरे मनुष्य से पूछी है ना। और ये लेखक कह रहे हैं कि क्या हम लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग अस्त्र घटाने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि अस्त्र को बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, हम लोग पशुता के बारे की ओर बढ़ रहे हैं कि हम लोग मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। तो असल में अगर पूछा जाए तो आज हम लोग जो है वो पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, यानी पशुओं की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें चेतना नहीं होती है, वो लड़ाई करता है, वो झगड़ा करता है, वो अशांति में रहता है। और मनुष्य का मतलब, मानवता का मतलब होता है कि हर एक शांति में हर एक से प्यार होना चाहिए। प्यार का मतलब वो प्यार नहीं मोहब्बत वाला, है ना, हर एक से मतलब स्नेह रहना चाहिए। ये मानवता है। मानवता ये नहीं है कि हम लोग बस लाए बम पटक दो बस हो गया मानवता, है ना। तो मानवता को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के क्या है, इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहार, मतलब है अरे भाई कुछ इतना है ना, व्यवहारित है ना, यानी व्यवहार में मतलब लाया गया है। ठीक है, 15 अगस्त को अब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस डे, है ना, की घोषणा कर रहे थे। देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है और क्या है, अधीनता या किसी के अधीन का आभास पर स्वाधीनता, है ना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। यानी क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है कि अधीनता, यानी किसी के अधीन का आभास होता है, और स्वाधीनता का मतलब होता है कि अपने ही अधीन रहना है, किसी और के अधीन हम नहीं रहेंगे, है ना। ये होता है स्वाधीनता का। अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है जी, दूसरे के अधीन रहना। ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी के अनुवादित करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता। उसने अपनी अंग्रेजी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, फिर क्या है जी मतलब स्वाधीनता, उन सब में स्व बंधन क्या है अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी सूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है ना। ये बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग रखे स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता रखे, सब में क्या आ रहा है, स्व का बंधन, यानी हम अपने खुद का मालिक रहेंगे, है ना, इसकी भाषा है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हमारा जो परंपरा है ये अनजाने में हो रहा है कि मतलब ये एक संयोग है ना। हाँ तो जी, चलिए फिर क्या बोल रहा है कि मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर से याद आती है ना। बोलते हैं कि याद 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 बस याद ही आती है और कुछ नहीं आती है। ठीक है, सहज वृत्ति अनजानी स्मृति का ही नाम है। स्वराज होने के बाद क्या है, स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए, है ना। देखिए, जो शुरुआती के नेता थे वो लोग हमारे देश के बारे में सोचे, लेकिन अब के नेता जो हैं वो अपने आप के बारे में सोचते हैं, है ना। अपने लिए सोचते हैं कि हमार बेटवा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, हमार बेटवा कैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाए।
आईसीसी के अध्यक्ष बन जाए, है ना। अनपढ़ गंवार सब भर्ती कर देता है। बहुत लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं आना चाहिए, और पढ़े लिखे नाम नहीं आएगा, बिना बढ़िया विचार वाले आदमी नहीं आएगा, तो अनपढ़वन आएगा, दलालवन आएगा, गुंडा लोग आएगा, और क्या करेगा, तुम लोग पर राज करेगा, आएगा गोली पिस्तौल तानेगा, तुमको रखेगा दबा के। तो राजनीतिक में पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता है ना। पढ़े लिखे लोग आएंगे, और हाँ, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, साक्षर लोग नहीं, खाली पढ़ लिए मानवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वैसे लोग को नहीं आना है ना। जो सही अर्थों में काम करना चाहता अपने देश के लिए, सही अर्थों में काम करना चाहता अपने स्वराज के लिए, सही अर्थों में काम करना चाहता अपने राष्ट्र के लिए, उन लोग को आने की जरूरत है। सच्चे भाव से एकदम बिना कोई स्वार्थ के अपने देश को सेवा करने के लिए जो सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को आना चाहिए राजनीतिक में। राजनीतिक गंदा नहीं है, कुछ गुंडे मवाली आकर इसे गंदा बनाए हैं, गंदा नहीं है, ठीक है। अब उसके बारे में देखिए, तो राजनेता के बारे में सोचते हैं कि ये लोग आएंगे तो बढ़िया, मतलब हमारे देश को बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, है ना। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास पुराना है, हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना यानी अनेक भावों में, नाना पहलू पे, अनेक विचारों पर मतलब विचार किया गया है ना। आज कोई नया नहीं है, पहले से बात करते आ रहे हैं लोग, और हर सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, समझे। पहले भी करप्ट थे, आज भी करप्ट हैं, आगे भी करप्ट रहेंगे, जब तक सही अर्थों में अपने देश की सेवा करने वाले लोग नहीं आएंगे राजनीति में, ठीक है। हम कई नौसिखिए है ना, देख लेते हैं एक बारी। हम कोई नौसिखुए नहीं है ना, जो रातों रात अनजान जंगलों में पहुंचाकर आरक्षित क्या है, आरक्षित छोड़ मतलब गए हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है जी, फिर क्या कि हमारी परंपरा क्या महिमाओं उत्तराधिकारी विपुल और क्या है, संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूरत है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, है ना। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, और उलझन की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है ना। भारत ये चित्त जो आज भी क्या है, अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी क्या है जी, हाँ, भारी विशेषता है, भारी विशेषता है ना। यानी अपने आप पर लगाया गया बंधन ही हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है, एक अच्छा विशेषता है ना। आप देखो, हमारा जो संस्कृति है, ये कोई दूसरा कोई हम लोग को तय नहीं करता कि हम लोग कैसे रहेंगे, है ना। हम अपने ही तय करते हैं, हम अपने को ही अपने बंधनों में बांध कर रखते हैं, समझे। अपने आप पर लगाए गए बंधन ही मतलब हम लोग की संस्कृति को भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि
जो कुछ है, सॉरी, मैं ऐसा तो वही मानता हूं कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे, है ना, ये चिपटे होना चाहिए था। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, है ना, यानी सब समय अच्छा नहीं होता है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता हूं कि हम नए अनुसंधिस्त के एक सेकेंड देख लेते हैं इसको। क्या है? अनुसूर्धितता के नशे में चूर होकर अपना क्या है सर्वस्व खो दे, है ना, यानी हम जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग अपने अधीनता में, हम लोग अपने ही मतलब घमंड में, या बोल सकते हैं कि हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं क्या कि हम अच्छा हैं, और हम ये सब बातों में उलझ के अपने ही सर्वस्व को नहीं खो सकते हैं। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, क्या हितकर होता है उसे क्या है मतलब ग्रहण करते हैं, और जो खराब होता है उसे मतलब हटा देते हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या कि मतलब मूढ़ लोगों के मतलब इशारे पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो उसे क्या है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यानी कोई भी वस्तु जो है उसको अगर हम जांच करें और वो हमारे लिए अच्छा हो, तब क्या करना चाहिए जी, उसको हम लोगों को अपना लेना चाहिए। अब कितना है, बहुत है ना। देखिए अब क्या कि जातियों के इस देश में अनेक आयु, यही बात है ना, हाँ। जातियां इस देश में अनेक आई, है ना। फिर क्या जी, यहाँ पर जातियां जो है इस देश में बहुत आई, है ना, लड़ती झगड़ती भी रही, लड़ता भी रहा, झगड़ता भी रहा। फिर प्रेम पूर्वक बस से मतलब वहां भी बस भी गए, है ना, वहां पे प्रेम पूर्वक बस मतलब रह भी गया, समझे। सभ्यता की नाना भाई हटो ना, अरे भाई मार देंगे, काहे नहीं आ रहे हो बताओ। अरे हटावाद कौन करता है जी। अरे नाना की अनेक क्या मतलब सीढ़ियों का खड़ी और नाना, और बुझाइए ना रहा है जी, किताब से सहायता ले लेते हैं। वो रहा कि मतलब क्या है कि सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाले इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। यानी यहाँ तो कोई सहज बात नहीं है कि हम लोग अनेक प्रकार के चीजों को हम एक साथ खोज के मतलब सहज तरीके से मतलब चल सके, ठीक है। फिर क्या भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की इस समस्याओं को सुधारने की कोशिश की। देखिए हम लोग के जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत विद्वान थे, है ना, वो लोग बहुत काम किए हैं, इस पे बहुत सोचने विचारने का काम करते रहे हैं, है ना। फिर क्या कि पर एक बात, फिर क्या है कि मतलब वो एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों में अपने को बांधना, है ना। यानी बोल रहे हैं अपने ही बंधन में अपने को बांधना, ये क्या है जी, हम लोग का एक आदर्श है, एक मतलब स्वभाव है। मनुष्य पशु
से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, है ना, यानी अलग अलग प्राणियों के जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है, अलग है, उसमें संयम है, दूसरे के सुख और दुख में के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इन सभी बातों से क्या होता है जी, मनुष्य जो होता है वो पशुओं से अलग हो जाता है, ठीक ना। फिर क्या कि वह मनुष्य वे स्वयं के क्या है, उत्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़ते क्या है, लड़ते हैं ना, क्या जी, मनुष्य जो होते हैं वो झगड़ते भी हैं, है ना, क्या है, झगड़े डंडे को अपना आदर्श नहीं मानते, गुस्सा में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए क्या है, असत्य आचरण वाले को गलत आचरण मतलब आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण का समुदाय का धर्म नहीं है। जो मतलब अत्याचार करते हैं, जो मतलब गलत काम करते हैं, उनको मतलब वो मनुष्यता की ओर वो नहीं रहते हैं। वह जो रहते हैं वह जो है क्या करते हैं जी, वह जो है वो धर्म वो किसी धर्म का है और नहीं वो किसी जाति का होते हैं। वो एक क्या है, एक उदंडनीय है, वो एक समझिए कि हमारे समाज के लिए आतंकवाद का काम करते हैं, है ना। यहाँ पे नहीं बुझा रहा इसलिए हम बुक को लिए हुए हैं, है ना। यह मनुष्य मात्र का धर्म है महाभारत में, इसीलिए विवैर भाव सत्य और आक्रोश को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है ना। महाभारत में इसलिए महाभारत में सबको क्या किया गया, सत्य का भाव जो रखेगा वही क्या है, सभी धर्मों का ही है ना। जो सब मतलब क्या है जी, बिना किसी बैर का या बिना किसी शत्रुता का सभी का मतलब अपने मन में भाव अच्छा रखता है सबके लिए, वो सभी धर्मों का होता है। यहाँ पर एक को बात है तो देखते हैं अभी। ठीक है, बोल रहा है क्या जी कि अतित वितत श्रेष्ठ सर्वभूते से भारत, यानी बोल रहा कि हे भारत, यानी यह भारत यह तीन बात है ना, सभी प्राणियों को श्रेष्ठ बताता है। यानी ये भारत जो है ना, महाभारत में बोला गया है कि ये तीन बातें हैं जो क्या है जी, मनुष्यों को मतलब सभी प्राणियों से अलग करते हैं। क्या है जी, निर्भयता, है ना, महाराज, सत्य, क्रोध एवं च, यानी बोल रहे हैं कि वे भावना, सत्य बोलना, यानी भेद भावना, क्रोध न करना, है ना, यानी ये सब जो तीन, यानी क्या बोला कि भावना रखना, किसी के प्रति भावना अच्छा रखना, सत्य बोलना, क्रोध करना, ये सब के सब जो होता है मनुष्यों के अंदर है, और ये जिसमें है वो क्या करता है जी, वो मनुष्य मतलब जानवरों से अलग होता है। ठीक है ना। अन्य अन्य क्या है, अन्य इसे इसमें निरंतर क्या है, दानशीलता को भी, अब बुझाइए नहीं रहा है, दानशीलता को भी क्या है गिनाया गया है ना। गौतम ने भी ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख में सहानुभूति के साथ मतलब दिखता हो। यह क्या है, निर्मित बंधन की मनुष्य को मनुष्य बनाता है ना। यानी यानी अपने आप पे बंधन ही क्या करता है जी, वो मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करता है ना। मानव को मानवता मतलब दिलाता है। ठीक है, अहिंसा, सत्य और क्या है, आक्रोध मूलक धर्म का, यानी क्रोध का अभाव, है ना, मूल्य उत्सक यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वज्ञ आदमी की क्या है, पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उसे लोहे लेने में कमर कसे रहे, है ना।
यानी बोल रहा है कि आदमी जो है, देखो आदमी को अज्ञान जो है वो हमेशा पिछुआने का काम करता है, हमेशा उसको खींचने का काम करता है। लेकिन जो आदमी है वो क्या करता है जी, आदमी जो है उससे लोहा लेने का, उससे लड़ने का हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, अब है आगे क्या कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, वह उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, है ना। एक क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक बूढ़ा था, है ना, बोल रहे हैं कि वो जो है, बोल रहे हैं नेता, हमारे नेता लोग बोलते हैं कि वस्तु की कमी है, वस्तु को उत्पादन को बढ़ाओ, मशीन की कमी है, मशीन को बैठाओ, है ना, उससे उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, इन सबको बढ़ाओगे तो क्या होगा, मनुष्य सुख में रहेगा। एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं, भीतर भीतर की ओर देखो, है ना। देखो कोई भी मनुष्य होता है अपने भीतर की ओर देखे। याद रखना, कोई भी आदमी जो है दूसरे को झुठला सकता है, खुद को नहीं झुठला सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, अचब में अपने दिल में झाका तो बुरा न मुझसे कोई, है ना। यानी हम सामने और चारों पट्टी देखते चल रहे हैं कि सामने सब बुरा बुरा खराब खराब आदमी है, लेकिन जब हम अपने आप अंदर में झांकते हैं, जब अपने आप को देखते हैं तो लगता है ऐसा है कि हमसे बुरा कोई नहीं है, हमसे घटिया आदमी कोई है ही नहीं सकता है ना। इतना सोच खराब हम लोग करके चलते हैं, समझे। एक दूसरे, अगर हम लोग रास्ता पे चलते रहते हैं तो दूसरे की माँ बहन अगर जाते रहती है तो हम लोग कमेंट कर देते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि वो भी किसी की माँ बहन है ना। कहा गया है ना कि अपने बहन के लिए जब शेर बन रहे हो तो दूसरे की बहन के लिए कभी कुत्ता मत बनो। अगर दूसरे की बहन के लिए शेर नहीं बन सकते हो तो कुत्ता भी मत बना करो, समझे। ये हम लोग का जो सभ्यता है। आप तो सभ्यता क्या कह सकते हैं, सभ्यता है कि आप रोड पे लोग लड़कियों को निकलने से भी कतराते हैं, है ना। हर मनुष्य बैठ गया है। और कुछ यहाँ पे कुछ लड़कियों का भी थोड़ा सा दोष है कि वो लड़की जो है वो मतलब किसी को रिएक्ट कर देते हैं। भाई अपनी सभ्यता है, मर्यादा में संस्कृति से बंधे रहो, है ना। हम लोग का संस्कृति बहुत बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है संस्कृति हम लोग का, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, समझे। पश्चिमी सभ्यता को मत लाओ। पश्चिमी सभ्यता हम लोग को नंगा करके रख देगा, नंगा बना दिया है, समझे। पश्चिमी सभ्यता की ओर ना जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, फिर बोलता है, यानी क्या बोले कि बूढ़ा आदमी थे, वो बोले कि बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो, भीतर की कमियों को पहचानो, भीतर की बुराइयों को देखो और उसको ठीक करने की कोशिश करो, समझे। फिर उसके बाद क्या है कि हिंसा को मन से दूर करो, यानी क्या जी, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, झूठ को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, है ना। फिर क्या है कि यहाँ पे क्रोध और द्वेष को दूर करो, है ना। लोग के लिए कष्ट सहो, है ना, यानी लोगों के लिए कष्ट सहो, आराम की बातें मत करो, है ना, मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, है ना, आत्म पोषण की बात है, आत्म पोषण है ना, आत्मतोषण की बात समझो, है ना, यानी बात सोचो। कहा, अरे यार आधा तो एकदम ठीक है, काम, है ना, काम करने की बात सोचो। उससे कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर क्या करता है जी, उत उत श्रृंखला, है ना, पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। हम लोग जो है, अभी देखिए प्रेम का भाव ही नहीं, कोई लड़की रास्ता में जा रही है हम प्रेम करने लगे, वैसा नहीं, है ना। वो वाला प्रेम हम लोग के यहाँ पे नहीं, उससे, हाँ, उससे बहन वाला प्रेम, है ना, बहन, उसको बहन मानो, है ना, उसको बहन मानो। कोई जा रही है उसको बहन मानो, उसको रक्षा करो, कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसको मदद करो, ये होता है समय, है ना। सबसे कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम जो है वो भाई बहन का है ना। एक ऐसा रिश्ता है,
ये खून का भी रिश्ता है। और बोल सकते हैं कि खाली ये बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा रिश्ता है जिसका मतलब कोई मोल ही नहीं है, समझे। और हाँ, सिर्फ अपने बहनों से बहनें नहीं, हमारी एक भी बहन नहीं है ना। लेकिन जब हम पढ़ाने आते हैं या जब कहीं पे किसी के यहाँ जाते हैं या मास्टर के यहाँ जाते हैं या उसके नानी के यहाँ जाते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि मेरी बहन है या नहीं है। या मेरे गांव के कुछ लोग आती हैं पढ़ने, या हम गांव में रहते हैं, तो पता नहीं सबसे लगता है कि एकदम वो मेरी अपनी ही बहन है ना। एक यहाँ पर छोटी सी क्लास 10 में लड़की है, उससे सब लड़ते रहते हैं, है ना। वो लगता ही नहीं है कि वो मेरी बहन नहीं है, समझे। यानी हम लोग जो पढ़ाते हैं तो हम लोग सबको लगता है कि सबको एकदम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबको बहन की नजरों से सबको बहन मानते हैं। और ऐसा है कि ऐसा नहीं खाली मानते हैं, उन लोग को लगता है ना कि हम पढ़ाते हैं, उन लोग को लगता है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब क्या मतलब पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, है ना। उन लोग को लगता है कि सामने में भैया है, मतलब कुछ भी एक दो तो लड़की जो है वो हमको मार भी देती है, बोलते कि भैया है मारेंगे, भाई बहन में लड़ाई चलता है, तो ठीक है भाई चलता है तो चलता है ना। तो ऐसा होता है। तो भाई बहन का प्यार जो होता है एक अटूट होता है, जिसका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। अब देखिए, बूढ़ा जो आदमी बोला ये बात सही में अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसके बारे में तो पता नहीं है। अपने मन से सोचो, अपने मन को शांति करके सोचो, पता चल जाएगा कि क्या बात बूढ़े आदमी ने जो बोला वो सत्य है या असत्य है ना। फिर क्या, उसने गोली मार दी गई, उसे गोली मार दी गई, समझे। अब देखो, कहा जाता है कि जो अच्छा कर्म करिए तो जल्दी जइए। कहा जाता है कि करवा पाप देहतव साप, करवा पुण्य देह में लगता घून लग जाता, मर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी यहाँ पे कि आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी है। मैं हैरान होकर सोचता हूं, बूढ़े ने कितना गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरित्रता का पता लगाया था, है ना। ये बूढ़ा आदमी कितना अंदर जाके कितना गहराई की बात कर रहा था, लेकिन हम लोग जो वहां पे लोग थे वो नहीं समझ पाए। है ना। तो इससे साबित होता है कि ये नाखून जो है हम लोग पे हावी है। ये नाखून जो है अपना स्वभाव हम लोग को छोड़े हुए है। यानी ये कहता है कि तुम अभी भी पशु हो, इस बात को क्या करता है जी, गारंटी मतलब अभी दे रहा है, समझे। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों, है ना, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। हम लोग जानते ना जी, जानते हो ना कि हम लोग को पहले क्या था, पूंछ था, क्या था, पूंछ ही था। वो पूंछ आज क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है ना। वो पूंछ आज क्या हो चुका है जी, खत्म हो चुका है, समझे। लेकिन वो पूंछ खत्म हो चुका है, उसी प्रकार ये कहा जाता है कि आज भी जो है ना, अब जैसे जैसे जिसका उपयोग होता है वो तो रहता है, और जो नहीं होता उपयोग क्या करता है, वो खत्म हो जाता है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह क्या है, मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, है ना। मरण शास्त्र मतलब ऐसा क्या, यानी घातक हथियार जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, एक दूसरे को मारने के लिए। और हम लोग कहते हैं कि मनुष्य हैं, है ना। हम लोग मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर हैं, ठीक है। तब तक इस बात से छोटे बातों को क्या है, परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। बृहद जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। और वही बाढ़ को
रुकना मनुष्यता की क्या तगाचा है ना। यानी क्या बोल रहा है, मांग है ना। बाढ़ को रुकना, बाढ़ आ जाएगा तो आदमी कैसे जिएगा जी, है ना। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का द्योतक है। हम लोग जो हैं एक दूसरे से घृणा करते हैं, समझे। हर एक आदमी एक दूसरे से ईर्ष्या में डूबा हुआ है। हर एक आदमी एक दूसरे से घृणा करता है कि वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। इस घृणा को दूर करना होगा, तभी जाके हम लोग एक मनुष्य बन पाएंगे। तभी हम लोगों में से पशुता क्या हो जाएगा जी, खत्म होगा, है ना। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी अपने आप का रक्षा करना, अपने आयम को संयम से बचना, है ना। अपने आप को आदर करना ये मनुष्य का क्या है, स्वधर्म है। बच्चे यह जानने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त हुए मनुष्य की महिमा को सूचित करती है ना। सफलता और क्या है, चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ, देखो सफलता तो कोई भी पा सकता है, लेकिन चरित्र सबका नहीं बन सकता है ना। हमारे देश में बहुत सारा ऐसा साथी है, समझे। आजकल ट्रेंडिंग हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं जी। लड़कियां और लड़के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं। लोग जो है क्या कर रहे हैं, लोग जो है अपना अधिकार मांग रहे हैं। किस चीज का, हम कयो को लेके भाग सकते हैं, समझे। 2 बच्चे की माँ भी क्या हो रही है, उनको प्यार हो जा रहा है और वो किसी प्रेमी के साथ भाग जा रही है, और वो उनको हक हमारा कानून दिवाता है और दिवाना भी चाहिए। लेकिन जो असत्य है, जो खराबी है, उसको हम लोग को ही पहचानना पड़ेगा। कानून क्या है, अगर हम आपको नहीं दिवाएंगे, आप जो चाहते हैं हम नहीं दिवाएंगे, तो कह सकते हैं कि बाबा साहब जो अम्बेडकर बनाए कानून, उसका हम लोग को मिल रहा है जी। उसको अगर थोड़ा सा उतारते हैं जमीन पे, तो हम लोग अपने आप में ही क्या करते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं। नहीं समझ पाते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है ना। ये 2 बच्चे की माँ जो कुमारी लग के भाग रही है, ये बहुत खतरनाक सभ्यता हम लोग में आ रहा है ना। जिसको बोलते हैं लिविंग में रहना, बहुत खराब चीज। हम लोग का संस्कृति को शोभा नहीं देता है, ये बहुत खराब चीज है। ये सब हम लोग की संस्कृति में नहीं चलेगा। भले ही आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, तो भले ही कुछ लोग अपोज करे, लेकिन ऐसा करना बहुत खराब है, ठीक है। मनुष्य मरण शास्त्रों के संचय से बड़ा उपकरण के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े क्या है आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है ना। सफलता कोई भी पढ़े लिख गया, इंटर पास कर गए, सफल हो गए मान लेते हैं हम लोग, लेकिन चरित्र को बनाना ही सबसे बड़ा सफलता होता है ना। अगर जिसमें चरित्र नहीं है, जो चरित्रहीन है, वो सफल आदमी नहीं है, समझे। सबसे बड़ा एक मनुष्य के पास सबसे बड़ा जो धन होता है वो चरित्र है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसको सभी जगहों पे मान्य मिलता है, जिसका चरित्र खराब होता है उसको कहीं मान्य नहीं मिलता है। सफल होना एक अलग बात है, और सफल होना एक अलग बात है, लेकिन चरित्र होना एक अलग बात है। चरित्र होना सब में चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, ठीक है। परंतु मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए क्या है जी, शेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता का वृत्ति का परिमाण है, जो जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारण आत्मबंधन का फल है, जो चरित्रार्थ की ओर ले जाता है ना। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्यों से क्या बढ़ने नहीं देंगे, समझे। नाखून कितना भी बढ़े, कितना भी दिखा दे कि भाई
तुम अभी का हो, पशु की तरह हो, है ना। मनुष्य कहता है कि नहीं, हम पशु की तरह नहीं है ना। काम करेंगे पशु की तरह, लेकिन इसको काटेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम हैं मानव। मानव की सभ्यता, मानव की परिभाषा क्या होती है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, मानव क्या होता है ये आप लोग बताइए, समझे। नाखून, एक नाखून हम लोग के आज इतिहास को बता दिया, पुरखों को बता दिया, हर एक संस्कृति को बता दिया, हमारे अंदर के औकात को बता दिया कि हम क्या है, मनुष्य क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।